हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपको पहले भी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जब से शुरू किया है, मैं कंटिन्यूटी में ही हूँ आपके सामने और मैं सब कुछ कराऊंगा। मेरी कोशिश ये होगी कि आपको सॉल्व एग्जांपल भी बताऊं, आपको अनसॉल्व क्वेश्चंस भी बताऊं बैक एक्सरसाइज के, और इसके बाद एमसीक्यू भी कराऊंगा सो दैट यू कुड प्रिपेयर योर होल चैप्टर। क्योंकि बेटा देखो, एंट्रेंस एग्जाम में या बोर्ड की बात करें या सीयूटी एग्जाम की बात करें, एमसीक्यू ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एमसीक्यू आप जब भी कर सकते हो जब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छी तरह से आते हैं। तो मेरे हिसाब से पहले हम ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम हर टॉपिक वाइज हमने कूलम्स लॉ पिछली क्लास में बताया था, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिए थे, और अभी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो सॉल्व एग्जांपल है कूलम्स लॉ से रिलेटेड। तो वो सारी एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट बच्चों। तो इसके बाद बेटा हम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे कूलम्स लॉ के, राइट बच्चों। ठीक है, सो वी शैल स्टार्ट। अब आप देखो बेटा, क्वेश्चन पढ़ लो आप। कंसीडर द चार्जेस। एनसीईआरटी बुक लेके बैठा करो, नोट भी किया करो। कंसीडर द चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। आप देख रहे हैं, आप देखो, प्लस क्यू नीचे है, माइनस क्यू ऊपर है बेटा। ठीक है, तो अब हमने हर फोर्स, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, ट्रायंगल की साइड एल है, तो हमने हर चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, राइट चिल्ड्रन। तो अब देखते हैं बेटा, तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत जल्दी से बताता हूं मैं आपको। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। तो हमारा चार्ज जो है बेटा, हमारा जो चार्ज हमने लिया है वो राइट। अब देखो बेटा, हमारे ऊपर चार्ज क्या है बच्चों, माइनस क्यू। नीचे क्या है बेटा, दोनों प्लस क्यू। माइनस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। अब मैंने आपको बताया था ना, और ट्रायंगल की साइड की लेंथ एल है बेटा। मैंने आपको बताया था बेटा कि तीन चार्जेस हैं तो हर चार्ज पर दो फोर्स लगेंगे, राइट। अब सबसे पहले इस वाले चार्ज पर देखते हैं बेटा, माइनस क्यू पर। तो माइनस क्यू को बेटा, ये वाला प्लस क्यू और ये वाला प्लस क्यू दोनों सेम फोर्स लगाएंगे, और दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम होगी। हमने दोनों को एफ ले लिया बेटा, और इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। दोनों इक्वल हैं तो नेट फोर्स एंगल बाइसेक्टर पर लाई करेगा, एफ ए। दिस विल बी एफ ए, नेट फोर्स ऑन ए, राइट। तो एफ ए की वैल्यू निकाल दें बेटा, बहुत आसान है। एफ ए कितना आया, एफ स्क्वायर प्लस एफ टू एफ स्क्वायर कॉस 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और cos 60 कितना होता है बेटा, 1/2। तो दिस इज एफ रूट थ्री, राइट चिल्ड्रन। और एफ की वैल्यू रख दो। अब एफ की वैल्यू रख दो, वेरी सिंपल। एफ की वैल्यू क्या है बेटा, चार्ज के साइन तो रखते ही नहीं हम कूलम्स लॉ में। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इसमें चार्जेस के साइन नहीं रखते। तो जब चार्जेस के साइन नहीं रखते तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि चार्ज के साइन देख के ही तो हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, इसलिए हम चार्जेस के साइन नहीं करते हैं बेटा। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर रूट थ्री, दिस द आंसर फॉर द नेट फोर्स ऑन ए। अब बी पर देखते हैं बेटा, बी को देखो। अब बी को ए क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा उतना ही फोर्स है, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, चार्जेस वही है, डिस्टेंस वही है। और सी क्या करेगा बेटा, बी को, सी बी को रिपेल करेगा उतने ही फोर्स से। अब इनके बीच का एंगल ये है बेटा, विच इज 120 डिग्री। दोनों इक्वल हैं तो नेट फोर्स इनके बीच में कहीं लाई करेगा बेटा, दिस इज एफ बी। एफ बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम सिमिलरली। एफ बी कितना आया बेटा, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस 120। और cos 120 क्या होता है बेटा, -1/2। तो ये एफ डैश एफ आ गया बेटा, और एफ की वैल्यू हम रख देंगे के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। चार्ज के साइन तो रखते ही नहीं है। cos 120 -1/2 आया ना, तो 2 से 2 कट गया, ये माइनस हो गया, माइनस प्लस कट गए, एफ डैश एफ आ गया, राइट चिल्ड्रन। और नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। अब हम
सी वाले को देख लेते बेटा, सी वाले को बी वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ए वाला क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। इनके बीच का एंगल फिर 120 डिग्री है। तो सिमिलरली नेट फोर्स ऑन सी इधर आया बेटा एफ सी, और एफ सी का मतलब ये आया बेटा, ये भी f√3 होगा, सॉरी ये भी f होगा, नॉट √3, क्योंकि इनके बीच का भी एंगल क्या है बेटा, इनके बीच का भी एंगल 120 है, देख रहे हैं आप। तो ये भी f होगा, इसकी भी वैल्यू k²/L² होगी, राइट चिल्ड्रन। अब इसका मतलब क्या है बेटा, इस पे नेट फोर्स इधर आया, इस पे नेट फोर्स इधर आया, इस पे नेट फोर्स इधर आया। इसका मतलब ये कि अगर हमने इन चार्जेस को छोड़ दिया तो ये इधर रन करेगा, ये इधर रन करेगा, और ये नीचे की तरफ रन करेगा। चिल्ड्रन बात समझ में आ गई। कोई भी बॉडी एक्सेलरेट कदर होती है, आपने न्यूटन लॉ पढ़ा है ना, F=ma। ये F बेटा नेट फोर्स है और एक्सटर्नल फोर्स है, =ma। इसका मतलब जिधर नेट फोर्स होता है उधर ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, तो वो चार्ज पार्टिकल उधर ही की तरफ मूव करने लग जाएगा। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन, बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अब आप मैच करते रहिएगा, बुक में जो सॉल्व एग्जांपल है उससे आंसर्स देखते रहिएगा। आगे देखते हैं बेटा, what is the force between two small charge spheres? This is now our back exercise, back exercise का क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। What is the force between two small charge spheres having charges of this and this placed 30 सेंटीमीटर apart? स्मॉल स्फीयर क्यों कह रहा है बेटा, वो स्मॉल स्फीयर इसलिए कह रहा है क्योंकि उन्होंने उसके बीच की डिस्टेंस कितनी रखी है, 30 सेंटीमीटर इज स्मॉल डिस्टेंस जस्ट लाइक 1 फुट। स्मॉल इसलिए कह रहा है कि वो डिस्टेंस इतनी ज्यादा हो कि चार्जेस स्फीयर्स पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करें, गॉट इट, क्योंकि कूलम लॉ हमें पता है इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। इज इट क्लियर? तो जल्दी से बेटा हमने एफ की वैल्यू निकाली। हमारे दो चार्जेस कौन कौन से हैं बेटा, एक 10⁻⁻7 है, दूसरा हमारा बेटा 3 × 10⁻⁷। राइट बच्चों, क्लियर है? एक 2 × 10⁻⁷ है, एक 3 × 10⁻⁷ है। गॉट इट बच्चों? कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं बेटा, 30। हम सेंटीमीटर में नहीं लेते, मीटर में लेते हैं। हम सारी वैल्यूज ऐसा यूनिट में पुट करते हैं, तभी तो आंसर की ऐसा यूनिट लिखेंगे हम। तो यहां भी बेटा कूलम दिया हुआ, तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी, और बट वो डिस्टेंस सेंटीमीटर में दी थी तो हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। एयर में रखे हैं तो के की वैल्यू 9 × 10⁹ होगी। बट इट, अब बेटा लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा बेटा, और ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, कोई जरूरत ही नहीं है ज्यादा टेंशन लेने की। K(Q1Q2)/r²। के की वैल्यू क्या है बेटा, 9 × 10⁹, Q1 Q2, Q1 Q2 is just in front of you, 2 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷, अपॉन r। r क्या है बेटा, 0.3, 0.3 का स्क्वायर 0.09, दिस इज न्यूटन। अब आंसर खुद मैच करना है आपने, तो ऑब्वियसली देखो लिखा है ना रिपल्सिव, लिखा है ना रिपल्सिव, तो ऑब्वियसली रिपेल करेंगे एक दूसरे को, लाइक चार्जेस है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁻²। 9 से 9 कट गया, जल्दी कैलकुलेशन के तरीके बता रहा हूं आपको। 9 से 9 कट गया बेटा, 10⁻² है, ऊपर गया 10⁻+2 हो गया, 10⁻11 हो गया, 10⁻11 प्लस का है, 10⁻14 माइनस का है, 2 × 3 6 आ गया, आंसर आ गया 6 × 10⁻³ न्यूटन। बिल्कुल मैच कर रहा है, राइट चिल्ड्रन, बिल्कुल मैच कर रहा है, बट जल्दी कैलकुलेशन भी आनी चाहिए बेटा। अब एंट्रेंस एग्जाम में आप कैसे करोगे वरना, अगर जल्दी जल्दी कैलकुलेशन नहीं करोगे, तो ये भी सीखो। गॉट इट? समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? तो आंसर मैच कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स। गॉट इट? फाइन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्जेस 0.4 मिली कूलम, स्मॉल m का मतलब मिली कूलम, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 मिली कूलम, राइट? इज दिस, व्हाट इज द डिस्टेंस? अब वो उल्टी चीज कुछ और पूछा है, फोर्स नहीं पूछा, फोर्स दिया है, डिस्टेंस पूछा है।
कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। इस क्वेश्चन में बेटा हमारा जो फॉर्मूला है F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसमें है क्या बेटा? Q1 Q2 चार्जेस, आर एफ। एक ये चीज बेटा, के की वैल्यू तो हमें मालूम होती है, एयर है तो 9 इंटू 10⁻9। सेकेंड, थर्ड, इन तीन में से बेटा अगर दो दिए तभी तो वो तीसरी पूछेगा। देख लो आप, इट इज गिवन टू अस। ठीक है, तो चार्जेस कितने हैं बेटा? प्लस है 0.4 मिली कूलम, मिली कूलम को कन्वर्ट करो 10⁻³ कूलम। फिर बेटा दूसरा चार्ज क्या है? -0.8 मिली कूलम, फिर 10⁻³ बेटा। दोनों कूलम आ गए। डिस्टेंस कितनी है ये नहीं मालूम बेटा, डिस्टेंस तो पूछ रहा है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को बच्चों अटैक करेंगे, तो ये फोर्सेस लगेंगे बेटा। एफ की वैल्यू क्या आई? के। Q1 Q2 0.4 0.8 0.32। चार्जेस का साइन नहीं रख रहा हूं मैं, माइंड इट। 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू दी है बेटा उन्होंने 0.2 न्यूटन। 9 इंटू 0.32। अब बेटा हमने एफ की वैल्यू दी हुई है बच्चों, आर को हम इधर गए, वेरी सिंपल। उधर क्या रह गया बेटा? 9 इंटू 10⁻9, 0.32, 0.4 और 0.8, 0.32 10⁻⁻6, राइट चिल्ड्रन? अपॉन एफ। एफ की वैल्यू रख दी बेटा, एफ कितना है? 0.2 न्यूटन। हमने सारी चीजें ऐसा यूनिट में लिखी हैं, तो आर की वैल्यू बेटा अपने आप ऐसा यूनिट में आएगी। अब देखो 0.2 0.32, वहां से डेसिमल हटाया, यहाँ 0 लगा दिया, कैलकुलेट करा तो आर स्क्वायर आ गया। आर स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो आर की वैल्यू बेटा 12 सेंटीमीटर आएगी। अब इसी क्वेश्चन का बेटा वो सेकंड पार्ट भी पूछा है। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है बेटा कि उसने फर्स्ट स्फीयर पे तो दे दिया, स्मॉल स्फीयर पे तो फोर्स दे दिया, इस वाले पे तो फोर्स दे दिया बेटा, इस पे फोर्स दिया है उसने। अब वो इस पर पूछा है तो हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं, इस पर भी उतना ही फोर्स लगेगा जितना इस पर लग रहा था। बच्चों बात समझ में आ गई? तो दिस विल रिमेन सेम एंड द आंसर इज अगेन अट्रैक्टिव। जब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था तो बेटा वो भी उसको अट्रैक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट एग्जांपल ले बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं बेटा 1.3। ये तो मैंने आपको कराई थी सबसे पहले, जब मैं कूलम लॉ बता रहा था तभी मैंने ये कराई थी बेटा आपको एग्जांपल। ठीक है, तो इसको तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या पूछा है बेटा? डायमेंशनलेस कह रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हुआ बेटा? एफ ई, दैट इज यू नो के ई ई बाई आर स्क्वायर। किस किस के बीच में पूछा है बेटा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन। अब ग्रेविटेशन फोर्स क्या है बेटा इनके बीच का, वो भी देख लेते हैं। जी एम ई एम पी बाई आर स्क्वायर। जब हम इनको डिवाइड करेंगे बेटा, जब हम डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम रखी है उसने। कह नहीं रहा है, कह नहीं रहा है, देखो ये गलती है। हम जब भी कंपेयर करेंगे जब डिस्टेंस सेम है। इज इट क्लियर? तो हमने क्या करा बेटा, ये आ गया के ई स्क्वायर, आर स्क्वायर कट गया, ये आ गया जी एम ई एम पी। राइट चिल्ड्रन? आर स्क्वायर कट गया, फोर्स का रेशियो है तो डायमेंशनलेस हो गया। अब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, तो अगर हमने उसकी वो पूछ रहा है बेटा कि क्या डायमेंशन हो, क्या वैल्यू होगी उसकी स्केल की, तो हम निकाल सकते हैं एफ ई बाई एफ जी। कितना आया बेटा एफ ई बाई एफ जी? के की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻9, ई स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻−19 का होल स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू बेटा, जी की वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻11।
MEMP इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31। प्रोटॉन का मास बेटा 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ऐसे रख दी बेटा हमने, सारी वैल्यूज ऐसा ही रेट में रख दी। और जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर यू विल फाइंड दिस सेम वैल्यू। और कैसे करना होता है राउंड ऑफ, मैंने बताया बेटा 9 इंटू 10⁻9। एग्जैक्ट वैल्यू देखो 2.4 आ रहा है ना यहाँ पर, तो ये जो एग्जैक्ट वैल्यू तो तभी आएगी जब आप सबकी एग्जैक्ट वैल्यू लोगे बेटा। अदरवाइज अगर रफली हम कैलकुलेट करते हैं, रफली क्योंकि कितने टाइम से स्ट्रॉन्गर है, तो वो मैं बता देता हूँ। 9 इंटू 10⁻9 को हमने राउंड ऑफ किया, 10⁻10 आ गया। 1.6 में से 1.6 तो छोड़ दिया, 10⁻⁻19 हो गया। उसका स्क्वायर करा 10⁻⁻38, राइट। 6.67 इंटू 10⁻11, 6.67 फिर से राउंड ऑफ करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 इंटू 10⁻11, 10⁻10 बचा बेटा। 9.1 और 1.6 इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 9.1 को 10⁻⁻21 लिख दिया, माइनस 9.1 को 10 लिख दिया, तो ये 10⁻⁻21 बचा बेटा। और इसको 10⁻⁻27 लिख दिया, राइट चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये आ गया बेटा आपके सामने 31 था ना, 31 को हमने 30 लिख दिया बेटा। अब आप देखो 27, 10, 37, 37 और 30, 67, 67 ऊपर कितना है बेटा 10⁻28, नीचे क्या है बेटा 10⁻67 माइनस, राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे बेटा 10⁻28 माइनस का, राइट बेटा, ठीक है, बल्कि 29, दिस इज 29। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे बेटा तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻67 और वो -29, तो 10⁻39 के करीब आएगा, 38 या 39, राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात। तो इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब बेटा जब हम दो बॉडीज को, मैंने आपको बताया था एग्जांपल में, हमने ग्लास रॉड को रब किया था बेटा सिल्क के साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, राइट। तो ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा या कम होगा, डिपेंड करेगा ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट किए, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया बेटा तभी तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो सपोज अगर ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया बेटा, तो इलेक्ट्रॉन या तो एक जाएगा, दो जाएंगे, तीन जाएंगे, चार जाएंगे, 1000 जाएंगे, 1002 जाएंगे, 1002.5 नहीं जाएंगे। तो व्हाट डज इट शो कि किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज है बेटा तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, वेयर n स्टैंड फॉर 1 2 3, इंटीजर्स दोनों होते हैं प्लस माइनस, इज दैट क्लियर। तो n की वैल्यू 1 2 3 होल नंबर आएगी बेटा, ठीक है। दिस इज शोइंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। Why one can ignore quantization of electric charge while dealing with macroscopy? इसके मैक्रोस्कोपी का मतलब बड़ा चार्ज लेते हैं अगर हम, तो n की वैल्यू होल नंबर नहीं आती है। सपोज हमने बड़ा चार्ज ले लिया बेटा -4.8 कूलम, -4.8 कूलम, और Q इक्वल टू एन से निकाला बेटा, तो हो सकता है एन की वैल्यू होल नंबर नहीं हो, एन की वैल्यू होल नंबर नहीं हो। तो एन की वैल्यू अगर बेटा सपोज जैसे हम यहाँ पर ई की वैल्यू रखें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 -4.8, तो ये कितना आया बेटा 3 इंटू 10⁻19 आया, इतने इलेक्ट्रॉन्स। बट बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, ये भी एग्जैक्टली 1.6 ही होता है। तो आप देखेंगे बेटा कि अगर सपोज एग्जैक्टली 1.6 नहीं है तो कुछ लेस होगा, बट इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में अगर ये सपोज n की वैल्यू 3.1 भी आती है, 3.13 कुछ भी आती है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में बेटा इसका चार्ज हम नेग्लेक्ट कर देते हैं।
तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को वहां भी वैलिड मान लेते हैं, बट होता नहीं है वैलिड। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात? तो वाई वन कैन इग्नोर, इग्नोर का मतलब बेटा वही चीज, क्यों इग्नोर करना चाहिए? क्योंकि वी हैव टू नेग्लेक्ट चार्ज इक्विवेलेंट टू फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत स्मॉल क्वांटिटी के चार्ज को नेग्लेक्ट करना चाहिए इन कंपेरिजन टू लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात? आगे चलूं? ओके फाइन। When a glass rod is rubbed with silk cloth, charges appear on both. ग्लास रॉड पे कैसा आता है बेटा? पॉजिटिव, सिल्क पर नेगेटिव। सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विद अदर पेयर्स। ठीक है, अदर पेयर्स आपको पता है, हमने कौन सी एग्जांपल दी थी? एबोनाइट रॉड को रब किया था हमने वूल और फर से, तो एबोनाइट रॉड पे उसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा था। ठीक है, तो ये कह रहा है बेटा, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यू कैन आस्क दिस थिंग, अगर आप 12th क्लास में हो, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़नी है, तो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस थिंग। इज इट क्लियर? क्योंकि हमने देखा था बेटा, सपोज अगर हम बात ही करें ग्लास रॉड की, पिछली एग्जांपल में भी बात करिए बेटा, और ये सिल्क क्लॉथ, सिल्क बिफोर रबिंग, बिफोर रबिंग ना इस पर चार्ज था ना इस पर चार्ज था, तो क्यूए भी जीरो था बेटा, क्यू बी भी जीरो था, उनका सम भी जीरो था। टोटल चार्ज यूनिवर्स का कांस्टेंट है, टोटल चार्ज जीरो है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए किसी पे गए ना, उसके पास भी तो है ना। समझ में आया बेटा? तो अगर हम सबका चार्ज करेंगे तो वो वही वैल्यू आएगी बेटा। अब सपोज जब हमने ग्लास रॉड को रब किया बेटा सिल्क से, सिल्क क्लॉथ से रब किया, सपोज वही वही पिक्चर सिल्क क्लॉथ से रब किया अगर हमने बेटा, सपोज ग्लास रॉड ने 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए बेटा, किसको? सिल्क क्लॉथ को। अब ग्लास रॉड पे चार्ज क्या आ गया बेटा? ध्यान से सुने, न्यू चार्ज, दिस इज न्यू चार्ज ग्लास रॉड पर। ग्लास रॉड ने 10 इलेक्ट्रॉन दिए, इसका इनिशियल चार्ज जीरो था, 10 इलेक्ट्रॉन दिए, दिए मतलब निकाले, निकाले का मतलब माइनस करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस 10 ही, तो ग्लास रॉड पे नया चार्ज क्या आ गया? प्लस 10 ही। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आ गया? इसलिए ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज, और ई की वैल्यू रखेंगे हम। ई की वैल्यू का मतलब 10, ई की वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये वैल्यू रखी बेटा हमने, यानी इतना चार्ज आ गया किस पर बेटा? ग्लास रॉड पर। ओके फाइन। सिल्क क्लॉथ पर देखते हैं अब हम। सिल्क क्लॉथ पर जो चार्ज आया बेटा वो भी अनचार्ज थी, उस पर 10 इलेक्ट्रॉन गए, तो ऐड करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा -10 ही, तो ये चार्ज हो गया -10 ही, यानी कि -10 इंटू ई की वैल्यू रख दिया बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब देखते हैं बेटा कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। अब बीबी चार्जेस का सम आफ्टर रबिंग, सम ऑफ ऑल चार्जेस इज स्टिल -10 ही, अर्लियर वाज +10 ही, फिर दूसरा है बेटा -10 ही, इनका सम अभी भी जीरो है। तो दिस शोज कंजर्वेटिव नेचर। कंजर्वेटिव का मतलब पूरे यूनिवर्स का चार्ज कांस्टेंट है, पूरा यूनिवर्स हम न्यूट्रल मान के चलते हैं, अगर किसी पे चार्ज आया तो दूसरे से ही गया होगा। राइट बच्चों, क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखते हैं बेटा 1.6, 4 पॉइंट चार्जेस 2 एंड -2। अब देखो बेटा ये भी अच्छी एग्जांपल है, एक बार पढ़ लो आप बहुत आराम से, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए, 2 बार पढ़ना चाहिए ध्यान से। इज दैट क्लियर? तो हमने 4 पॉइंट चार्जेस दिए हैं बेटा, ड्रॉ कर लेते हैं। ए वाला, ए वाला कितना है बेटा? +2 माइक्रोकूलम। बी वाला कितना है बेटा? -5 माइक्रोकूलम। सी वाला कितना है बेटा? +2 माइक्रोकूलम। ये 4 चार्जेस हैं बेटा। और डी वाला कितना है बेटा? डी वाला भी देखिए -5 माइक्रोकूलम। पूछ क्या रहा है बेटा? वो 1 माइक्रोकूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब
आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइक्रोकुलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, 1 माइक्रोकुलम बेटा हमने यहां मान लिया, +1 माइक्रोकुलम है। अब टोटल कितने चार्जेस है बेटा? 5। हर चार्ज पर 4 फोर्स लगेंगे। वो हमसे बाकी पे नहीं पूछा, वो हमसे सेंटर पे जो चार्ज रखा है उस पर फोर्स पूछा है। तो +1 को आप देखें बेटा ध्यान से, यहीं से डिसाइड होगा, कोई जरूरत नहीं होती हर बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कम से कम सॉल्व करा करो, पहले ये देखा करो उसको मैनिपुलेट कैसे करें अपने तरीके से। ठीक है, तो +1 को बेटा +2 क्या करेगा? रिपेल करेगा, फोर्स इधर आ गया, दिस विल बी Fa। सी क्या करेगा? सी भी +1 को रिपेल करेगा, तो ये फोर्स हो गया Fc। Fc भी F है बेटा, Fa भी F है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, अपोजिट है, इक्विवेलेंट अपोजिट है, नेट फोर्स 0 हो गया। बी वाला क्या करेगा बेटा? +1 को अट्रैक्ट करेगा, तो दिस विल बी Fb, और डी वाला भी अट्रैक्ट करेगा बेटा, दिस विल बी Fd, और ये भी F है बच्चों, ये भी कैंसिल हो गए। तो चारों फोर्सेस डायगोनली अपोजिट फोर्सेस हैं बेटा, वो सब आपस में कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए हमने नेट फोर्स F नेट क्या लिख दिया बेटा? 0। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ गई? एग्जाम में डायरेक्शन दिखाना, एग्जाम में डायरेक्शन दिखाना, और ये भी बात बेटा मेंशन करनी चाहिए हमें, ये लिखना चाहिए Fc कैंसल्स Fa, Fb कैंसल्स Fd, राइट चिल्ड्रन? फिर हम लिख रहे हैं नेट फोर्स 0, तो बात सही है, क्योंकि टीचर्स जब बोर्ड एग्जाम होता है ना बेटा, तो दे वांट यू शुड राइट समथिंग इन योर एक्सप्लेनेशन, बिकॉज एमसीक्यू नहीं है। एमसीक्यू में तो चल जाएगा, एमसीक्यू में तो फटाफट 0 वाले को टिक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। But when they want you to be in theoretical form to produce, then you have to write these things. So then finally when you write F net is 0, it will be understood as correct explanation. Right children? समझ में आ गया? तो ये बेटा हमने अब सॉल्व एग्जांपल भी कर ली, कूलम्ब लॉ से रिलेटेड, बैक एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कर लिए, टफ नहीं है। नेक्स्ट टाइम आई विल स्टार्ट यू टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत सिंपल टॉपिक है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड था, उसमें भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से भी निकालते हैं और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी निकालते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से करेंगे। समझ में आ गई बेटा बात? तो उसके बाद हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब कंटिन्यूअस का मतलब ग्रुप ऑफ चार्जेस होंगे, तो ग्रुप ऑफ चार्जेस अगर सिमेट्रिकल हैं तो हम फिर पॉइंट चार्जेस वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट चार्जेस तो बहुत बहुत फोर्सेस लगाएंगे, कहां कहां देखेंगे हम, अलग अलग डायरेक्शन से। तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें मेथड दिया हुआ है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, वो है कूलम्ब्स लॉ के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ का एक्सप्लेनेशन भी समझाऊंगा मैं, गॉस थ्योरम का प्रूफ कैसे आता है बेटा वो भी समझाऊंगा मैं आपको उसमें, और फिर गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस बताऊंगा, और उससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाऊंगा गॉसेस लॉ से पहले। राइट चिल्ड्रन? समझ आ गया? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। ओके बच्चे, बाय।